मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने के झांके। हेलो हेलो नमस्कार, वेलकम टू लेगेसी। अभी हम चालू कर रहे हैं यूनिट नंबर 8 ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी इन कम्युनिकेशन। इसके पहले हम देख चुके हैं कि रिसर्च के फंडामेंटल्स क्या क्या होते हैं, रिसर्च की इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है, रिसर्च में एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स हम कौन कौन सी फेस करते हैं, हाइपोथेसिस किस तरह से फॉर्म होता है किसी रिसर्च के अंदर, हाइपोथेसिस के अंदर नल हाइपोथेसिस क्या होता है, टाइप 1 टाइप 2 एरर्स किस तरह के होते हैं, रिसर्च की डिजाइन क्या होती है, रिसर्च डिजाइन के अंदर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कौन सी होती है, एक्सपेरिमेंट किस तरह से कंडक्ट करा जाता है, उसके क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होती हैं, 7 स्टेप्स होती हैं जो हमने देखी हैं, जो कि रिसर्चर को ध्यान रखनी पड़ती है अच्छे से एक्सपेरिमेंट करने के लिए। फिर हमने देखा डेटा कलेक्शन की प्रोसेस क्या होती है, प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, कौन सा ज्यादा रिलायबल रहता है, कौन सा कम रिलायबल रहता है, सेकेंडरी डेटा में कौन सी बहुत ज्यादा रिलायबल रहती है। अभी हम देखने वाले हैं कि जब हमें बहुत बड़ी पॉपुलेशन का पर हम रिसर्च करने की कोशिश करते हैं तो हमें सैंपल निकालने पड़ते हैं उस पॉपुलेशन से। जब हम उसमें से सैंपल निकालते हैं तो हम सैंपल के ऊपर टेस्ट रन करते हैं और जो कंक्लूजन हमें निकलता है हम उसको पूरी पॉपुलेशन के ऊपर रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ये होता है सैंपलिंग। और एक होता है सेंसस मेथड। सेंसस क्या होता है? सेंसस गवर्नमेंट निकालती है। सेंसस एकदम डिटेल्ड होता है, हर एक यूनिट से इंफॉर्मेशन निकाली जाती है, कोई एस्टिमेशन नहीं करा जाता, कोई सैंपलिंग नहीं करी जाती, हर एक यूनिट से 100% सारे पैरामीटर्स हर एक पूरी पॉपुलेशन पर लगाए जाते हैं। तो नाम से समझ में आ रहा है सेंसस बहुत महंगा होता है। और जो सैंपलिंग होती है वो कम टाइम पे आपको ज्यादा रिटर्न दे सकती है अगर उसको अच्छे से करा जाए, अगर ध्यान से एक्यूरेसी के साथ एरर्स को अवॉइड करते हुए करा जाए तो सैंपलिंग बहुत काम आ सकती है किसी रिसर्चर के लिए जब वो बड़ी साइज ऑफ पॉपुलेशन, बड़े साइज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का पर रिसर्च करना चाहता है, उससे कंक्लूजन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना चाहता है उस केस में। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, रिसर्च फंडामेंटल्स, उसके इंपॉर्टेंस, प्रॉब्लम्स, हाइपोथेसिस, इस पूरे यूनिट में हम देखेंगे कि सैंपलिंग क्या होती है, सैंपलिंग का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, किस प्रोबेबिलिटी में जो स्टैटिस्टिक्स हैं सैंपल के वो पूरी पॉपुलेशन में हम डिवाइड करते हैं, वो हम इस पूरे यूनिट में देखने वाले हैं। तो सैंपलिंग क्या होती है, सैंपलिंग का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, सेंसस और सैंपलिंग की मेथड, सैंपल मेथड क्या क्या होती है, सैंपलिंग की अलग अलग मेथड्स क्या क्या होती हैं, सैंपलिंग और नॉन सैंपलिंग एरर्स क्या क्या होते हैं जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सैंपल्स को, जब यूज करते हैं तो सैंपलिंग का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। और दो लॉज हम देखेंगे, लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स और सर्टेन लिमिट थ्योरम। ये दोनों ही ये बोलते हैं कि जब सैंपल का साइज हम बड़ा कर देते हैं, ज्यादा लोगों पर सैंपल करते हैं तो क्या क्या उसके इफेक्ट्स आते हैं, वो दो लॉ हम देखेंगे। बहुत जरूरी होते हैं जब हम लार्ज स्केल पर बड़ी लेवल की रिसर्च कर रहे हैं, बड़े लेवल का मैक्रो लेवल पर चीजों कर रहे हैं, तो ये दोनों लॉज हमको पता होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन। आज की तारीख में जब हम कोई भी चीज कर रहे हैं, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन पर काम कर रहे हैं, किसी भी चीज को समझ रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं, उस केस में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन करना और डेटा एनालिसिस करना एक मस्ट पार्ट बन गया है किसी भी स्टडी का। तो इसमें दो टाइप की मेथड्स रहती है हमारे पास, एक होती है सेंसस मेथड और एक होती है सैंपलिंग मेथड। सेंसस मेथड में जो इन्फॉर्मेशन है, पूरी फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सारी यूनिट्स की इन्वेस्टिगेशन करी जाती है और उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी जाती है, वो होती है सेंसस मेथड। और जो सैंपलिंग मेथड होती है उसमें पूरी पूरी यूनिट, पूरी एंटायर फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पूरी यूनिट्स को सेलेक्ट नहीं करा जाता है, कुछ एक सेलेक्टेड यूनिट्स निकाल लिए जाते हैं, उसके ऊपर टेस्टिंग करी जाती है, उसको हम सैंपलिंग मेथड बोलते हैं। तो देखो, जैसे हमारी पॉपुलेशन है उसमें से हमने कुछ लोग का अलग कर लिया तो वो सैंपलिंग मेथड हो जाएगी, उसके ऊपर हमने सारी टेस्ट करी और कंक्लूजन पूरी पॉपुलेशन के ऊपर हमने ड्रॉ कर दिया। लेकिन सेंसस में क्या होता है, आप 100% पॉपुलेशन के ऊपर सारी चीजें करते हो, हर एक यूनिट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो और फिर कोई कंक्लूजन बनाते हो, उसको सेंसस कहा जाता है। ठीक है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। क्या होता है यूनिवर्सल पॉपुलेशन क्या होती है और सैंपल क्या होता है। तो यूनिवर्सल पॉपुलेशन क्या होती है, देखो, अगर हमारे पास पॉपुलेशन है 10,000 लोगों की और हमें उसकी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना है, उनकी क्या प्रेफरेंसेस उसको जानने की कोशिश करनी, ताकि हम हमारे प्रोडक्ट को वहां पर प्लेस कर सके। तो ये जो पूरी पॉपुलेशन है वो होती है यूनिवर्स हमारा, और जो हम सैंपल ड्रॉ करते हैं उसमें से छोटा, उसको सैंपल बोलते हैं, उसको स्ट्रेटा भी बोल सकते हैं हम लोग। तो पूरी पॉपुलेशन जिसमें सारे यूनिट, सारे इंडिविजुअल, सारे कैरेक्टर्स आते हैं, उसको वो यूनिवर्स बोलते हैं। और उसमें से जो एक छोटा हिस्सा हम निकालते हैं, जिसके ऊपर हम टेस्ट रन करेंगे, जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसको हम सैंपल बोलते हैं। ओके, दो मेथड्स रहती हैं हमारे पास यहाँ पर, एक होती है सेंसस मेथड और एक होती है सैंपल मेथड। सेंसस मेथड में क्या होती है, इन्फॉर्मेशन या डेटा हम कलेक्ट करते हैं हर एक यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन से और कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं उस बेसिस पर, इसे हम कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड कहा जाता है। एग्जांपल, एक कॉलेज है उसमें 2000 स्टूडेंट है, हम हर एक ईच एंड एवरी स्टूडेंट से उसकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, जो हम पूछना चाहते हैं वो पूछ रहे हैं, तो वो होता है सेंसस मेथड। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो हर 10 साल में सेंसस का डेटा निकालती है, काफी टाइम से अभी आया नहीं है, पुराना ही सेंसस का डेटा चल रहा है, लेकिन हर 10 साल में सेंसस होता है और ये कोई सस्ता अफेयर नहीं होता है, इसमें करोड़ों रुपए लगते हैं सेंसस करने के लिए। मेरिट्स क्या क्या होते हैं सेंसस के, कि जो डेटा हमें मिलता है इससे, ये बहुत रिलायबल रहता है, ज्यादा एक्यूरेट रहता है,
एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे जो इंडियन गवर्नमेंट सेंसस करती है उसमें सिर्फ नंबर नहीं बताती लोगों के, उनका एज क्या है, कितना पैसा कमा रहे हैं, किस काम में है, क्या उनका एजुकेशन है, क्या मैरिटल स्टेटस है, ये सारी चीजें पता चलती है। सुटेबिलिटी, ये जो मेथड है ये ज्यादा सुटेबल है विद लिमिटेड स्कोप एंड डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। जब आपकी पॉपुलेशन बहुत लिमिटेड स्कोप रहती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत डाइवर्स रहती है, तो आपको सबकी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है, उसमें सेंसस मेथड लगानी पड़ती है। इसके डिमेरिट क्या है कि बहुत पैसा लगता है इसको करने के लिए और बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है, बहुत काम करना पड़ता है। इंडिया लेवल पर अगर आपको सेंसस करना है, कितना काम है, कितने सारे लोग लगते हैं, कितना इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है, उसको कोलेक्ट करना पड़ता है, रिप्रेजेंट करना पड़ता है, बहुत काम लगता है। और ये सुटेबल नहीं है स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए। ये जनरल प्रॉब्लम्स के लिए, जनरल इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए बहुत अच्छा है। जब इनफाइनाइट पॉपुलेशन है तब ठीक है, लेकिन अगर स्पेसिफिक प्रॉब्लम है या फिर बहुत ही बड़ी इनफाइनाइट पॉपुलेशन है जिसमें जो प्रॉब्लम होती है किसी पॉपुलेशन की, अगर वो बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप की है, तो वो सेंसस मेथड को यूज नहीं करा जा सकता। नाउ सैम्पलिंग मेथड, सैम्पलिंग मेथड में क्या होती है, अलग अलग टाइप ऑफ मेथड रहती है, वो भी आगे देखेंगे। सैम्पलिंग मेथड क्या होती है कि डेटा जब हम कलेक्ट करते हैं कुछ सेलेक्टेड आइटम से पॉपुलेशन के और कंक्लूजन ड्रॉ कर देते हैं पूरी पॉपुलेशन के ऊपर। एग्जांपल हमारा कॉलेज का एग्जांपल था कि 2000 स्टूडेंट है किसी कॉलेज के अंदर, तो उसमें से हमने 100 स्टूडेंट्स को अलग कर लिया और उनसे हमको जो सवाल पूछने हैं हमने सवाल पूछ लिए, और उससे जो हमको इंक्लूजन मिला हमने पूरे 2000 लोगों पर उसको ड्रॉ कर दिया। जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया वो 2000 लोगों के लिए, 2000 स्टूडेंट्स के लिए बनाया। इसको कहते हैं सैम्पलिंग मेथड। इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। पहला क्या करते हैं कि हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं सैंपल को, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और फिर उसमें से इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ करते हैं, मतलब कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, उस कंक्लूजन को प्रोजेक्ट कर देते हैं पूरी पॉपुलेशन के ऊपर। ऐसा मानते हैं कि पूरी पॉपुलेशन के ऊपर ही हमने सारे सारे सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है और उसके ऊपर ही हम सारे रिजल्ट्स को ड्रॉ कर देते हैं पूरी पॉपुलेशन के ऊपर। इंपॉर्टेंस क्या है सैम्पलिंग मेथड में? मॉडर्न टाइम में सैम्पलिंग को हर एक फील्ड में यूज करा जाता है। आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर कोई आपके घर का इंसान है जो किराना लेने जा रहा है, तो वो किराने स्टोर पे जाता है, कुछ चावल के या गेहूं के दाने लेता है, उसको खा के देखता है, उसकी क्वालिटी वगैरह देखता है, बोलता है क्वालिटी अच्छी है बुरी है, उसको पता चल जाता है। जो डॉक्टर है वो आपके खून की 2 बूंद लेता है, फिर आपके ब्लड टेस्ट, ये टेस्ट वो टेस्ट सब टेस्ट कर लेता है। वो भी तो सैम्पलिंग ही कर रहा है, पूरा आपका ब्लड थोड़ी निकाल रहा है बॉडी से, पूरे एक एक बूंद को चेक करेगा फिर वापस डाल देगा, ऐसा तो करता नहीं है। ठीक है, तो कुछ एक यूनिट्स को हम निकालते हैं, उससे क्वालिटी चेक करते हैं और फिर उससे ड्रॉ करते हैं अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द होल पॉपुलेशन, उसे सैम्पलिंग कहा जाता है। हर एक फील्ड ऑफ वर्क में आज की तारीख में सैम्पलिंग यूज होती ही होती है। इससे कुछ मेरिट्स और कुछ डिमेरिट्स है। फायदे क्या है इसके? इससे पैसा बहुत बच जाता है, इससे टाइम बहुत बन जाता है, इंटेंसिव स्टडी हो जाती है। अगर बहुत छोटी पॉपुलेशन है, बहुत कम पॉपुलेशन है, लिमिटेड, जैसे कॉलेज स्टूडेंट है, सिर्फ 2000 स्टूडेंट है, 2000 स्टूडेंट से आपने 100-200 लोगों को निकाल दिया, उससे इन्फॉर्मेशन ले ली, तो आपको इंटेंसिव स्टडी, इंटेंसिव चीजें पता चल जाएंगी अगर छोटी पॉपुलेशन है। लेकिन अगर बहुत बड़ी पॉपुलेशन है तो इंटेंसिव स्टडी नहीं हो सकती सैम्पलिंग से भी। ऑर्गेनाइजेशन का कन्वीनियंस, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कन्वीनियंटली इसको कर सकती है, उसके ज्यादा स्किल्ड और कॉम्पिटेंट लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उसको। फिर मोर रिलायबल रिजल्ट्स, सैंपल जो होते हैं अगर आपने सही तरीके से सेलेक्ट करे हैं पॉपुलेशन के थ्रू, तो जो रिजल्ट है बहुत एक्यूरेट रहेंगे। लेकिन अगर आपने सैंपल को सेलेक्ट करने में कोई गलती कर दी तो आपके रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट नहीं रहेंगे। ठीक है, ये ज्यादा साइंटिफिक होती है। और ओनली मेथड, अगर आपका जो फील्ड है, जिस फील्ड ऑफ इंक्वायरी जहां जिसकी आप टेस्टिंग करना चाहते हो, वहां पे सेंसस मेथड आप नहीं कर पा रहे, तो सिर्फ आपका सैंपलिंग का ही ऑप्शन बच जाता है और कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। ठीक है, इसके लेकिन नुकसान क्या क्या होते हैं कि ये एक्यूरेट कम होता है। जो सेंसस मेथड है उसका एक ही फायदा है कि वो बहुत एक्यूरेट है, आपने हर एक यूनिट से जिस अगर कोई बड़ी पॉपुलेशन तो हर एक बंदे से आपने बात करी, उस इन्फॉर्मेशन ली है, तो वो ज्यादा एक्यूरेट है। ये एक्यूरेट कम है। इसमें कंक्लूजन कई बार रॉन्ग हो सकते हैं क्योंकि आप मिसलीडिंग हो सकता है इसका रिजल्ट। कई बार जो ओवरऑल पॉपुलेशन का ट्रेंड है उससे अलग रिजल्ट दे सकता है, ये कम रिलायबल रहता है। इसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज की नीड रहती है। अगर कॉम्प्लेक्स मेथड है सैंपल की, तो उसके लिए हमें स्पेसिफाइड नॉलेज की जरूरत होती है, स्पेसिफाइड प्रोफेशनल की जरूरत होती है, एमबीएस की जरूरत रहती है, जो सैंपल ड्रॉ कर सकते हैं, सही तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं। इलेक्शंस जो होते हैं उसके लिए लोगों को क्या जरूरत है, हम ऐसी क्या चीज बोले जिससे ज्यादा उन पे इंपैक्ट पड़े, उसके लिए स्पेसिफिक स्ट्रेटजिस्ट लोगों की जरूरत पड़ती है, स्पेसिफिक लोगों की जरूरत पड़ती है जो लोगों मैक्रो लेवल पर लोगों को समझ सकते हैं, लोगों से सैंपल्स बनाकर पॉलिसी फ्रेम कराकर उसको सही तरीके से मार्केट करके किसी पॉलिटिकल पार्टी का फायदा करा सकते हैं। ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं। तो स्पेसिफाइड नॉलेज वाले लोगों की जरूरत पड़ती है और ये सूटेबल नहीं है अगर हर एक जो यूनिट है पॉपुलेशन को वो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक का है, होमोजीनियस नहीं। अगर एक्सट्रीमली हेटेरोजीनियस पॉपुलेशन है तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। अभी सैम्पलिंग की मेथड, 2 टाइप की सैम्पलिंग मेथड होती है, एक होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड और दूसरी होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड के और सब टाइप रहते हैं। एक होती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, फिर होती है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, फिर सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग और फिर क्लस्टर सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है? जजमेंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, एक्सटेंसिव सैम्पलिंग। सैम्पलिंग मेथड्स में जो मेथड है चूज करने का किसी सैंपल को पूरी पॉपुलेशन में से, उसको हम सैम्पलिंग बोलते हैं। उस सैम्पलिंग की मेथड्स को अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं पूरी पॉपुलेशन के बारे में जब हम उसमें से कुछ को सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अलग अलग नीड्स के हिसाब से हम सैम्पलिंग मेथड को यूज करते हैं। तो एक होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, इसके हमने
पांच टाइप देखे। और फिर एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, जिसके हमने 4 टाइप देखे। तो देखो, जो सैम्पलिंग मेथड्स रहती हैं, एक होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसके 5 टाइप होते हैं, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के 4 टाइप्स होते हैं। ठीक, एक एक को समझते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, इसका बेसिक मतलब होता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग होती है जिसमें हर एक यूनिट जो यूनिवर्स की रहती है उसके पास इक्वल चांस रहता है टू बी इंक्लूडेड इन द सैंपल। मतलब सैंपल का वो पार्ट बन सकता है, इसकी 100% चांस रहती है, कोई भी यूनिट सेलेक्ट हो सकता है, हर एक यूनिट की चांसेस इक्वल रहती है, इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन रहती है हर एक यूनिट की, कोई बायस नहीं रहता है कि अगर आप इंपॉर्टेंट यूनिट हो या प्रेफरेंशियल यूनिट्स हो या आपकी कोई वैल्यू ज्यादा है या आपका ग्रेडिंग ज्यादा है, आपकी डिमांड ज्यादा है तो आपको सेलेक्ट कर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। हर एक यूनिट जो पॉपुलेशन की होती है उसके पास इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन रहता है। तो इसके क्या क्या मेथड्स रह सकते हैं, एक होती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, इसमें क्या होता है, हर एक जो यूनिट रहती है उसके पास इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन रहता है सैंपल के अंदर आने का। 2 टाइप की मेथड रहती है, एक होती है लॉटरी मेथड, इसमें क्या होती है कि आप पीस ऑफ पेपर पे लिखते हो कि कौन कौन सी नंबर की आपको कितने आइटम्स को आपको लेना है, किस किस नंबर के लेना, उसको आप एक बैग में रख देते हो, उसको शेक करते हो, उसमें निकालते हो, चिट निकलती है, उतने आपके नंबर ऑफ उन नंबर के लोगों को आप सेलेक्ट कर लेते हो, आप लिस्ट बनाते हो, सबको नंबर असाइन करते हो, जो नंबर का आता है उसको आप सैंपल में डाल देते हो। दूसरा होता है टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। कई एक्सपर्ट बोलते हैं कि आप कंप्यूटर से कुछ रैंडम नंबर जनरेट कराओ, आप लिस्ट बनाओ, फिर वो बोलेगा कि आप, अगर हमारे पास 10,000 लोग, हम सैंपल पूरी पॉपुलेशन 10,000 की, तो 10,000 तक अपना नंबर लिखो, हर एक नाम को एक नंबर असाइन कर दो, फिर कंप्यूटर को बोला कि रैंडम नंबर दे, वो नंबर मिल जाएगा, जो रैंडम नंबर आएगा उसको आप सैंपल में सेलेक्ट कर लो। इसके मेरिट्स क्या होते हैं, इसमें कोई पर्सनल बायस नहीं रहता इंटरप्रेटर का, कुछ नहीं होता, जो भी चीजें आ रही है सबका इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन है। तो जो सैंपल है वो लार्जली रिप्रेजेंट करता है पूरी पॉपुलेशन को, हर एक जो यूनिट रहती है उसके पास इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड रहता है, इससे टाइम, पैसा और लेबर यूनिट तो बचती है। लेकिन डिमेरिट क्या है, अगर सैंपल साइज बहुत छोटा हो जाता है तो वो एडिक्वेटली प्रेजेंट नहीं हो पाता है। अगर यूनिवर्स बहुत छोटा है, आपका जो ओवरऑल पॉपुलेशन है बहुत छोटी है, तो मैथड सुटेबल ही नहीं है। अगर कोई आइटम्स रहते हैं यूनिवर्स के जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर उनको इंक्लूड नहीं करा तो कुछ मतलब ही नहीं रहेगा, तो वो इस चीज को कंसीडर नहीं करता सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, कि भाई सबके पास इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन है, हमको नहीं पता। ये जो मेथड है ये अप्रोप्रिएट रहती है जब जो यूनिट्स रहते हैं डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स जब उसकी रहती है, तब अप्रोप्रिएट नहीं रहता है, सबको इक्वल, सब होमोजेनियस यूनिट्स है, तब ये मेथड यूज कर सकते हो। नाउ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि जब जो यूनिट्स रहते हैं पॉपुलेशन के वो हेटेरोजीनियस रहते हैं, अलग अलग टाइप के रहते हैं। होमोजेनियस पॉपुलेशन का एग्जांपल समझो कि जैसे हमारे पास इन्वेंट्री है किसी चीज की, हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, और अगर सिर्फ हम ऑयल में डील करते हैं तो एक ही टाइप का ऑयल पड़ा हुआ है हमारे पास, पहले आया था बाद में आया था, जो भी ऑयल ही है एक ही टाइप का है, तो उसमें हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हैं कि कौन सा कितना किस दिन का आया उसके हिसाब से। और मान लो हमारा कोई किराना स्टोर है, हमारे पास अलग अलग टाइप की चीजें इन्वेंट्री पड़ी हुई है, शक्कर पड़ी है, दाल पड़ी है, चाय पत्ती पड़ी है, तेल भी पड़ा हुआ है, अलग अलग चीजें पड़ी हुई है। अब हमें उसमें से सैम्पलिंग करनी है कि क्वालिटी सही है कि नहीं है, ये है कि नहीं, वो है कि नहीं है, तो हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग नहीं कर सकते, हमें अलग अलग टाइप की, अलग अलग पॉपुलेशन में से सैम्पलिंग करनी पड़ेगी। और जो अलग अलग सैंपल, जैसे पूरा किराना पड़ा हुआ है, उसमें शक्कर की चीजें, चाय की चीजें, अलग अलग ऑयल्स के ब्रांड, वो एक एक स्ट्रेटा हो गया, हर स्ट्रेटा में से हमको सैंपल निकालना पड़ता है। ठीक है, तो जो पूरी पॉपुलेशन है उसको हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, उस हिस्से को हम स्ट्रेटा बोलते हैं। एक स्ट्रेटा वो होता है जिसकी एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है, जैसे कि एग्जांपल में हमने शक्कर वाली चीजों को एक साथ बांट दिया, शक्कर वाली सारी कंपनीज को, तो वो उसका कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि शक्कर वाली कंपनी आई, वो एक कॉमन स्ट्रेटा हो गया। फिर हर एक स्ट्रेटा में से हमने डेटा निकाला। कॉलेज का एग्जांपल देखते हैं, 1500 स्टूडेंट है, हमको 150 बच्चों को सेलेक्ट करना है उसमें से। ठीक है, अब जो कॉलेज के टोटल बच्चे हैं उसमें 3 सब्जेक्ट हैं, एक आर्ट्स वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं और साइंस वाले हैं, तो 700, 500 और 300 स्टूडेंट्स हैं। तो आप अलग अलग ग्रुप में बांट दो सब्जेक्ट के बेसिस पर, उसमें से 10-10% का सैंपल निकाल दो, टोटल हो गया आपके 150। ये पूरी ये जो 150 लोग हैं या पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप रेंडमली सिर्फ कोई भी 150 निकाल लेते तो हो सकता है कि वो तीनों सब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट नहीं करते। इसके मेरिट्स क्या रहते हैं, ये लाइकलीहुड इससे ज्यादा रहती है कि अच्छा रिप्रेजेंट करती है पूरी पॉपुलेशन को, इसमें कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल रहती है, ज्यादा एक्यूरेट रहती है। इसकी डिमेरिट्स क्या है कि इसका स्कोप बहुत लिमिटेड रहता है, पॉपुलेशन इज डिफरेंट, स्टेटास आर नोन, पॉपुलेशन इज नॉट प्रॉपर्ली स्ट्रेटिफाइड, इसमें प्रेजुडिस आ सकता है अगर सही तरीके से स्ट्रेटिफाइड नहीं पॉपुलेशन, तो और अगर पॉपुलेशन बहुत छोटी है तो उसको स्ट्रेटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नाउ सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, इसमें हमारे पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन, तो उसमें जो पहला यूनिट है कि हम कौन सा पहला यूनिट सेलेक्ट करेंगे वो हम रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि मान लो मैंने 5वां सेलेक्ट कर लिया, तो हर इसके बाद से 10-10 के इंटरवल वाला मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो 5वां कर लिया, उसके बाद 15वां सेलेक्ट कर लूंगा, फिर 25वां, फिर 35वां, फिर 45वां वाला काय में सेलेक्ट करना है, ये जो नंबर वाले हैं इनको हम सैंपल के अंदर इंक्लूड कर देंगे और इसके ऊपर सारी टेस्ट रन करेंगे, इनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और उसको पूरी पॉपुलेशन के ऊपर ड्रॉ कर देंगे। तो पहला जो यूनिट रहता है वो रैंडमली सेलेक्ट होता है, बाकी रैंडमली सेलेक्ट नहीं होते हैं। इसके मेरिट्स क्या क्या होते हैं कि सिंपल मेथड रहती है, टाइम बहुत ज्यादा बचाती है, और जो रिजल्ट है वो मोर और लेस एक्यूरेट रहते हैं।
इसके डिमेरिट क्या रहते हैं कि हर एक यूनिट के पास अगर इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन यहाँ पर नहीं रहता है, इस केस में सिर्फ जो पहला यूनिट आपने सेलेक्ट करा वो रैंडमली सेलेक्ट करा तो उसके पास इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन है। अगर सारे यूनिट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल अलग है तो रिजल्ट्स बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है, जितने रिजल्ट आ जाएंगे आपके वो जो पॉपुलेशन है उससे अलग आ जाएंगे। अगली होती है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की मेथड, मल्टी स्टेज सैंपलिंग। इसमें क्या होता है कि जो सैंपलिंग की प्रोसीजर है वो अलग अलग स्टेजेस से जाती है। पहले आप यूनिवर्स को एक स्टेज में डिवाइड करते हो, फिर जो आपका डिवाइडेड पॉपुलेशन है उसमें फिर आप रैंडम सैंपलिंग करके उसको और सब डिवाइड करते हो, फिर उसको और सब डिवाइड करते हो। एग्जांपल समझो कि हमारा कोई स्टेट लेवल का ऑपरेशन है, फिर हम उसका डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर उसको और तोड़ के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आते हैं, फिर उसको और डिवाइड करके हम तहसील लेवल पर आते हैं, फिर विलेज या टाउन लेवल पर, फिर पिन कोड लेवल पर आते हैं, फिर उसके बाद हर एक काम सैंपल बनाते हैं और फिर उसके हिसाब से स्टैटिस्टिक्स करते हैं, उस पर ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, इसके मेरिट्स क्या क्या रहते हैं कि ये बेस्ट मेथड है जिससे हम यूनिवर्स को समझ सकते हैं अगर कोई रीजनल बेसिस पर हमको यूनिवर्स को समझना है तो। और ये सुटेबल तब रहती है जब प्रॉब्लम फॉर द प्रॉब्लम्स वेयर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल्स अलोन कैन नॉट बी टेकन। यहाँ पे दूसरे फैक्टर्स को भी हमको कंसीडर जब करना पड़ता है, जैसे कि वो रीजन क्या है, उस रीजन में कल्चर क्या है, उस रीजन की वैल्यूज किस तरह की है, कस्टमर का बेस कितना है, कस्टमर का साइज कितना है उस पर्टिकुलर एरिया में। उस केस में हम सिर्फ सैंपल से डिसाइड नहीं कर सकते प्रॉब्लम को, ये समझ नहीं सकते प्रॉब्लम को। इसके डिमेरिट्स क्या है कि इसमें बहुत सारे टेस्ट आपको करने पड़ते हैं और लेवल ऑफ एक्यूरेसी कम ज्यादा होता रहता है क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम और लेबर लगता है। लेवल ऑफ एक्यूरेसी हम पहले सोच के चलते हैं, प्री डिसाइडेड रहती है कि इतनी लेवल ऑफ एक्यूरेसी कम से कम होनी चाहिए, लेकिन वो जरूरी नहीं है, वो लॉजिकल नहीं होती कि हर बार ऐसी हो सके। नाउ क्लस्टर सैंपलिंग में का क्या मतलब होता है कि हम जो पूरी पॉपुलेशन है उसको छोटे छोटे क्लस्टर्स में बांट देते हैं और कुछ क्लस्टर्स को हम उठा लेते हैं, उस पर हम सैंपलिंग करते हैं। एग्जाम्पल क्या हुआ, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो होती हैं, जो दवाई बनाती हैं, वो बैचेस में, हंड्रेड्स ऑफ बैचेस में अपनी मेडिसिन बनाती है, तो जो इंस्पेक्शन जब उसका होता है तो रैंडमली किसी बैच को उठा लिया जाता है, तो ये क्लस्टर सैंपलिंग का एग्जाम्पल है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नाउ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड्स कौन कौन सी रहती हैं कि हम यहाँ पर देखते हैं, जब हर एक यूनिट जो रहती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड में, जो हर एक यूनिट रहती है उसके पास इक्वल चांस नहीं रहता है सिलेक्शन का कि वो सैंपल का पार्ट बन सकती है, वो होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड। इसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसके, एक होता है जजमेंट सैंपलिंग। इसमें क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर अपने जजमेंट के साथ सेलेक्ट कर लेता है कि किसको सेलेक्ट करना है किसको नहीं करना है, ये कम एक्सपेंसिव रहती है, सिंपल रहती है। सिमिलर यूनिट जो रहती है उनको आप छोड़ सकते हो और जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स है जो हम पहले सोच रहे थे उनको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। डिमेरिट्स क्या क्या रहती हैं कि ग्रेटर चांसेस रहती हैं कि जो इन्वेस्टिगेटर रहता है उसका प्रेजुडिस, उसका बायस आ सकता है इस केस में, और जो ये जो मेथड है हो सकता है कि एक्यूरेट और रिलायबल रिजल्ट्स ना दे क्योंकि उसने अपने जजमेंट के हिसाब से डिसाइड करा, कोई साइंटिफिक मेथड तो बेसिस पे तो डिसाइड करा नहीं है। फिर कोटा सैंपलिंग में क्या होती है कि हम एक कोटा डिफाइन कर देते हैं अलग अलग चीजों का और हर एक कोटा में से हम सैंपल निकालते हैं। एग्जाम्पल समझो कि एक प्राइवेट कोचिंग है, उसको टेस्ट देने हैं, मॉक देने हैं, रिविजन शीट देनी है। आप बोलोगे सबको सेम देना चाहिए, सबको सेम नहीं दे सकते क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनसे हम रैंक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो उस लेवल के क्वेश्चन को मेंटेन कर सकते हैं, उसको फेस कर सकते हैं, उससे वो सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी स्टूडेंट को जो कि ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल कर रहा है उसको आप बहुत कठिन क्वेश्चन दे दोगे तो वो बिल्कुल डिमोटिवेट ही हो जाएगा। तो आपने स्टूडेंट्स को जो है कोटा में बांट दिया, 80% मार्क्स जो इंटरनल टेस्ट में लाते हैं उसके ऊपर, जो उसके नीचे जो 60% के नीचे लाते हैं और जो 40% के नीचे लाते हैं, तो जो लेवल ऑफ टेस्ट रहेगा, जो लेवल ऑफ मॉक रहेगा, आप अलग अलग बांट दोगे और उसके हिसाब से उनकी हर एक कोटा के हिसाब से अलग अलग ट्रीटमेंट दोगे। इस केस के मेरिट्स क्या रहते हैं कि इसमें ग्रेटर चांसेस रहती हैं इंपॉर्टेंट यूनिट्स इंक्लूड हो जाएं, इसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हो सकता है। डिमेरिट्स क्या रहते हैं कि पॉसिबिलिटी रहती है प्रेजुडिस की और लाइक्लीहुड रहती है सैंपलिंग एरर की। कन्वीनियंस सैंपलिंग क्या होती है, जजमेंट की तरह ही रहती है कि जो इन्वेस्टिगेटर है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सैंपलिंग करता है। एग्जांपल समझो, एक बुक पब्लिशर है, वो कुछ सेलेक्टेड टीचर्स को अपनी बुक देता है और बोलता है कि आपको मेरी बुक कैसी लगी मुझे बताइए। वो किसी किसी एक साइंटिफिक मेथड के हिसाब से नहीं जा रहा है, वो बस उसको जो टीचर्स को जानता है, जिन पे वो भरोसा करता है, उनसे पूछ रहा है कि आप मुझे फीडबैक दीजिए। फीडबैक लेने के लिए वो किसी साइंटिफिक मेथड को, किसी सैंपलिंग को, किसी अच्छे टीचर को नहीं बोल रहा है, जो टीचर को जानता है, जो उसके कन्वीनियंट में है उससे पूछ ले रहा है, रिव्यू ले रहा है। फिर एक्सटेंसिव सैंपलिंग क्या होती है, यहाँ पे क्या होता है जब जो सैंपल आप लेते हो वो 90% से ज्यादा आइटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। 90% ज्यादा आपने सेलेक्ट कर लिए तो करीब करीब 100 ही हो गया, इसमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी रहती है इस केस में, और इसको स्नोबॉल सैंपलिंग कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि हम कुछ इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट करते हैं रैंडमली, उसके बाद उनसे पूछते हैं कि आपके हिसाब से किन किन को हमको सेलेक्ट करना चाहिए सैंपल के अंदर, तो वो बताते हैं, तो फिर बहुत बड़ा ग्रुप बन जाता है, उसके ऊपर हम सैंपलिंग करते हैं। तो ये होती है एक्सटेंसिव सैंपलिंग, इसको स्नोबॉल सैंपलिंग मेथड कहा जाता है। ठीक है, स्नोबॉल क्यों कहा जाता है, अगर आप ऊपर बर्फ के पहाड़ से एक छोटा सा स्नोबॉल फेंकोगे तो वो धीरे 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 करके और बड़ा होता जाता है, उसमें और चीजें जुड़ती जाती हैं तो वो और बड़ा होता जाता है, उसको स्नोबॉल सैंपलिंग कहा जाता है। नाउ सैंपलिंग एंड नॉन सैंपलिंग एरर्स क्या होते हैं, देखो ये देखो, हमारे पास एक बड़ी पॉपुलेशन रहती है, उसमें से हम कुछ एक छोटा रैंडम सैंपल सेलेक्ट करते हैं। अगर सिलेक्शन में हमसे कुछ गलती हो गई, जो हमारा सैंपल है वो गलत बन गया, तो उसको हम बोलेंगे सैंपलिंग एरर। लेकिन अगर हमसे कोई गलती हुई जो इस सिलेक्शन को छोड़ के किसी भी और रीजन से हुई, तो उसको हम नॉन सैंपलिंग एरर बोलेंगे। ठीक है, तो देखो
सैम्पलिंग एरर कौन से होते हैं? ऐसे एरर जो प्राइमरीली होते हैं कि हमने सिलेक्शन गलत कर लिया, हमने एक सैंपल को दूसरे सैंपल से, क्योंकि एक सैंपल को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसकी जगह दूसरा सैंपल सेलेक्ट कर लिया। हमने जो सैंपल के अंदर यूनिट्स डाले वो गलत डाल दिए, जो वेरिएशन है पॉपुलेशन का उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत डिफरेंट था, लेकिन हमने सैंपल उसको होमोजेनियस तरीके से कर दिया, वो गलत हो गया। फिर नॉन सैम्पलिंग एरर्स कौन कौन से रहते हैं? ये होते हैं जब ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से ये होते हैं। ये अलग अलग अगर इन्वेस्टिगेटर बहुत अच्छा है तो ये होंगे ही नहीं, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेटर कोई चीज इसके लैक करता है, उससे कुछ गलती हो जाती है, तो ये स्टेप के एरर हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? आपकी प्लानिंग में आपने गलती कर दी, जो सैंपलिंग का यूनिट है उसके सिलेक्शन में आपने गलती कर दी, आपका जो स्टाफ है वो ट्रेंड नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है कि उसको डेटा कलेक्ट करना नहीं आ रहा, आपने कुछ नेग्लिजेंस कर दी, आपने अच्छे से काम नहीं करा, डिलीजेंटली काम नहीं करा, आपसे कुछ आपने लाइटली ले लिया पूरी प्रोसेस को। एरर हो गया कंपाइलेशन में, कुछ आपने स्टैटिस्टिकल मेजर्स गलत निकाल दिया, आपने क्वेश्चनर गलत फ्रेम कर दिया, या फिर आपका जो कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन है सही नहीं हो पाया, इनकम्प्लीट इन्वेस्टिगेशन हुआ सैंपल सर्वे का, पूरा आप करने पाए जितना टाइम था उसके अंदर, तो ये हो गया नॉन सैम्पलिंग एरर्स। दोनों ही आपको अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। नाउ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली क्या होता है कि किस तरीके से हमारे जो सैंपल्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवरऑल पॉपुलेशन में, और किस तरह से वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो, किसी भी सैंपल को बनाने का पर्पस ये होता है कि हम ओवरऑल पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक को समझ सकें कि उसके क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसमें क्या पैरामीटर्स है, उसको समझने की कोशिश कर सकें। तो इसमें कुछ टर्म्स होती हैं, पहले समझो कि पैरामीटर्स क्या होते हैं। पैरामीटर्स होता है कोई भी स्टैटिस्टिकल मेजर जो हम पॉपुलेशन के डेटा से निकालते हैं, उसको हम पैरामीटर बोलते हैं। जैसे कि हमने मीन निकाला, एवरेज निकाला, हमने देखा कि पॉपुलेशन में स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, पॉपुलेशन में वेरिएंस कितना है, पॉपुलेशन का प्रोपोजिशन कितना है, ये सब पैरामीटर्स हैं। जो भी इंफॉर्मेशन हमने निकाली पॉपुलेशन के डेटा से उसको हम पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, उसको हम कुछ भी ग्रीक लेटर से अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? ऐसी कोई इंफॉर्मेशन, ऐसी कोई स्टैटिस्टिकल मेजर जो कि हमने सैंपल के डेटा से निकाला है, छोटे डेटा से निकाला है, सेलेक्टेड डेटा से निकाला है, उसको हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। समझ में आया पैरामीटर स्टैटिस्टिक्स का डिफरेंस? जो पैरामीटर से जो रीडिंग आई और जो स्टैटिस्टिक्स से रीडिंग आई करीब करीब सेम होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर हमने कोई एरर करा है, या तो सैम्पलिंग एरर करा है तो या तो नॉन सैम्पलिंग एरर करा है। एक अच्छे मैनेजर को इसको चेक करते रहना चाहिए। ठीक, नाउ सैम्पलिंग का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है स्टैटिस्टिक्स का? जो सैम्पलिंग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दिस इज द स्टैटिस्टिक्स sampling distribution of a statistic is the frequency of distribution which is formed with the various values of statistics computed from different samples of the same size drawn from the same population। मतलब एक पॉपुलेशन है जिसके अलग अलग साइज के हमने सैंपल निकाले जिनका साइज करीब करीब सेम है, उसमें से हम स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे, मतलब उसका मीन निकालेंगे, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, फिर उसका हम मीन निकाल लेंगे। सर नहीं समझ में आ रहा? देखो, हमने क्या करा, हमने पॉपुलेशन ड्रॉ करी, उसमें से बहुत सारे सैंपल निकाले, हर एक सैंपल का हमने मीन निकाल लिया, मीडियन निकाल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, वेरिएंस निकाल लिया। अब जो हमारे पास रिजल्ट आया, हमने उस रिजल्ट का भी मीन निकाल लिया, उस रिजल्ट का भी मीडियन निकाल लिया, तो हमने एवरेज ऑफ एवरेजेस निकाल दिया। उसको हम कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स कंप्यूट कर रहे हो, अगर हम सैंपल मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो हमारे पास एवरेज ऑफ एवरेज निकाल के आएगा वो क्या होगा? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन। मीन का हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकाल दिया है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की? अगर रैंडम सैंपल्स का साइज बहुत बड़ा रहता है, ठीक है, जो आपने पॉपुलेशन से निकाला है, तो हम ये बोलते हैं कि जो सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत क्लोज हो गया है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अगर सैंपल साइज बहुत ही बड़ा है तो हम बोलेंगे कि जैसा पॉपुलेशन का है करीब करीब वैसा ही सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन भी है। स्टैंडर्ड एरर्स क्या क्या होते हैं स्टैटिस्टिक्स में? स्टैंडर्ड एरर्स जो होते हैं उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर जैसा हमारा सैंपलिंग का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन से अलग है, पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन जैसा ही होना चाहिए ना, इसलिए तो हमने होमोजेनियस करा, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करी, उसके जैसा ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन रहना चाहिए। लेकिन जैसा पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसा पॉपुलेशन का मीन है, उससे अगर हमारा सैंपलिंग का मीन अलग आ रहा है, तो ये जो डिफरेंस है, ये जो एक्सटेंट है उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, उसको स्टैंडर्ड एरर्स ऑफ मीन। अगर मीन की एग्जांपल ले तो मीन स्टैंडर्ड एरर्स ऑफ मीन बोलेंगे, अगर मीडियन की बात करें तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीडियन बोलेंगे, उसको जिस भी चीज की बात कर रहे हैं उसका एरर बोलेंगे। एरर को कम करने के लिए मैनेजर को कंट्रोल्स लगाने पड़ते हैं। अब इसमें हम दो लॉज देखते हैं, एक होता है लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स एंड लॉ ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरी। तो जो पहला लॉ है, ये दोनों बेसिस हैं कि किस तरह से आप सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की स्टैटिस्टिक्स को डेवलप करोगे, कैसे एक मैनेजर डेवलप करेगा, इन दोनों लॉ को समझना पड़ता है। पहला लॉ बोलता है, लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, कि जितना बड़ा सैंपल साइज बढ़ेगा उतना जो सैंपल का मीन है वो पॉपुलेशन के मीन के क्लोज होता जाएगा। ये होता है लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, कि साइज आप सैंपल के जितना बड़ा करते जाओगे उतना वो पॉपुलेशन के मीन की तरफ बढ़ता जाएगा, उतनी उसकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, उतना उसमें एरर्स के चांसेस कम होते जाएंगे। समझ में आएगा? इसके दो इंप्लीकेशंस रहते हैं
कि जो डिफरेंस रहता है सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन को आप रिड्यूस कर सकते हो अगर आप सैंपल साइज को बड़ा कर दो, और वेरिएशन जो होता है एक सैंपल का और दूसरे सैंपल के बीच में जो वेरिएशन हो रहा है वो भी कम हो जाता है अगर आप सैंपल साइज को बड़ा कर दो तो पॉपुलेशन और सैंपल साइज में वेरिएशन कम हो जाते हैं अगर आप सैंपल साइज को बड़ा कर दो तो, और एक सैंपल और दूसरे सैंपल में जो डिफरेंस है वो कम हो जाता है अगर आप सैंपल साइज को बड़ा कर दो तो। फिर सेंट्रल लिमिट, लेकिन सैंपल साइज आप रैंडमली बड़े नहीं कर सकते, उसमें पैसे लगते हैं, वो बहुत मुश्किल होता है अगर सैंपल साइज बहुत बड़ा हो तो ये मैनेजर के को इंटेलिजेंटली सैंपल सेलेक्ट करना पड़ता है कि वो बड़ा भी हो लेकिन बहुत बड़ा भी ना हो, समझा। नाउ सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ये एक फील्ड ऑफ एस्टिमेशन और इन्फ्लुएंसेस है जो बोलता है कि जो रैंडम सैंपल्स आप ड्रॉ करते हो अगर वो उसका साइज बहुत बड़ा है, इतना किसी भी पॉपुलेशन से इतना बड़ा है, तो जो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकालते हो और स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन निकालते हो हर एक सैंपल का, वो कम होता जाता है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पास आता जाता है। नहीं समझा? देखो, सेंट्रल लिमिट थ्योरी बोलती है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल है कि जो सैंपल का मीन है वो करीब करीब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पास चला जाता है अगर जो सैंपल का साइज है वो आप बढ़ाते जाते हो, तो अगर उसको बड़ा कर देते हो रिगार्डलेस ऑफ द पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन कैसी भी होने दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपका सैंपल साइज आप बढ़ाते जा रहे हो तो जो सैंपल का मीन है, जो उसका एवरेज है, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पास चला जाता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ओवरऑल पॉपुलेशन का जो मीन रहता है, वो ओवरऑल पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है उसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अगर आपने सैंपल साइज बड़ा कर दिया तो जो मीन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्लोज चला जाएगा, उसके पास जाता जाएगा। तो ये दोनों लॉज में डिफरेंस क्या क्या होते हैं? ये जो सेंट्रल लिमिट थ्योरी जो हमने बाद में पढ़ा, ये मीन पर फोकस करता है, और जो लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स है ये ऑकरेंस पर फोकस करता है, प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है, और जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम रहता है वो स्टैटिस्टिकल थ्योरम रहता है, स्टैटिस्टिक्स पर फोकस करता है। ठीक है, दोनों ही केस में कॉमन चीज क्या है कि हम इफेक्ट्स देखते हैं, अगर हम सैंपल साइज को बड़ा करते हैं तो क्या इफेक्ट रहता है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम बोलती है कि उसका मीन जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्लोज आ जाता है, और लॉ ऑफ इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन और लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स कहता है कि सैंपल साइज जैसे जैसे ग्रो करता है तो जो उसका एवरेज आता है, एवरेज मीन होता है पॉपुलेशन का और अलग अलग सैंपल्स का सेम होता जाता है। दिस वाज द चैप्टर, टेक केयर।